हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BHDC 131, जिसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट ईयर का कोर्स कोड है। आज हम इसी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखेंगे, जिससे आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपकी काफ़ी हेल्प होगी। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के नामकरण संबंधी विवादों की चर्चा करते हुए आदिकाल नाम की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखो, आपको पता होगा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे 4 कालों में बांटा गया है। ठीक है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो जो आदिकाल है, ठीक है, जो हमारा प्रारंभिक काल है हिंदी साहित्य का, जब उसका नामकरण किया गया तो उससे संबंधित जितने भी विवाद हुए, ठीक है, आपको उनके बारे में बताना है और आदिकाल नाम की सार्थकता को भी स्पष्ट करना है कि आदिकाल नाम क्यों दिया गया। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर में काफ़ी सारे हमें विवाद देखने को मिलते हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं आदिकाल के काल विभाजन और नामकरण की, तो उसमें सबसे पहली समस्या जो आती है वो आती है हिंदी और अपभ्रंश भाषा को लेकर। ठीक है, कुछ जो साहित्य का जो विद्वान थे वो हिंदी भाषा को एक अलग भाषा मानते हैं और अपभ्रंश को एक अलग भाषा मानते हैं। लेकिन कुछ साहित्यकार और जो विद्वान हैं उनका मानना है कि पहले जो अपभ्रंश भाषा थी वो आगे चलकर धीरे धीरे हिंदी भाषा का स्वरूप ले लेती है। ठीक है, इस तरह के हमें कुछ मत देखने को मिलते हैं, कुछ विवाद देखने को मिलते हैं साहित्यकारों के बीच में आदिकाल नामकरण को लेकर। ठीक है, तो आप इसका ना आंसर आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे विवाद बताए गए हैं जो अलग अलग साहित्यकार ने दिए हैं। जैसे जो चंद्रधर शर्मा है वो अपभ्रंश भाषा को ना पुरानी हिंदी कहते हैं। ठीक है, उनका मानना है कि जो अपभ्रंश भाषा है वो क्या है, वो पुरानी हिंदी है। और वहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी भाषा का जो आरंभ है वो 1933 ईस्वी से मानते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के आपको इसके अंदर कई तरह के मत और विवाद आपको देखने को मिलेंगे, तो उनको ना आप इसके अंदर खुद पढ़ लेना। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगर आप इसे खुद से पढ़ते हैं तो आपको आसानी से ही समझ में आ जाएगा किसने क्या मत दिए हैं। ठीक है, और इसके अंदर बात की गई है कि जो हिंदी साहित्य का आरंभ है वो सब लोग स्वीकार करते हैं कि 7वीं शताब्दी से हुआ। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर हम इसके अंतिम सीमा की बात करें कि जो आदिकाल है उसकी अंतिम सीमा क्या रही है, तो वो भी काफ़ी विवादपूर्ण रही है। ठीक है, जैसे कि ग्रियर्सन जो है वो आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानते हैं। वहीं मिश्र बंधु आदिकाल की जो अंतिम सीमा है वो 1529 ईस्वी बताते हैं। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल की अगर हम बात करें तो वो इसकी अंतिम सीमा 1318 ईस्वी तक स्वीकार करते हैं। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को आदिकाल के अंदर ही रखते हैं और सारे जितने भी विद्वान थे उन सभी ने 1400 ईस्वी ही माना है आदिकाल की अंतिम सीमा को। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें नामकरण की, ठीक है, तो जॉर्ज गिरसन जो है वो आदिकाल को चारण काल का नाम देते हैं। ठीक है, इसी तरह जो अलग अलग साहित्यकार रहे हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने आदिकाल को अपने मतानुसार अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे मिश्र बंधु जो हैं वो प्रारंभिक काल कहते हैं। ठीक है, जो शुक्ल जी हैं वो आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 ग्रंथों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, विजयपाल रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, हमीर रासो, परमाल रासो, विद्यापति की पदावली, कीर्ति लता, कीर्ति पताका,
अमीर खुसरो की मुकरियाँ। ये कुल 12 ग्रंथ हैं, काव्य ग्रंथ हैं ये, ठीक है। और इन्हीं के आधार पर जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, ठीक है। तो आप इनको भी अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना इनको। यहाँ पर जो है इसका आंसर खत्म होता है, ठीक है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है रीतिकाल के काल विभाजन और नामकरण की समस्या का उचित वर्णन कीजिए, ठीक है। अब जो हमारा जो रीतिकाल है, ठीक है, आपको उसका काल विभाजन और नामकरण की समस्या के बारे में आपको बताना है, उसका उचित वर्णन करना है, ठीक है। जब रीतिकाल का काल विभाजन और नामकरण किया गया तो उस समय क्या क्या समस्याएं आई उनके बारे में बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें बताया है कि जो हमारा जो हिंदी साहित्य है, ठीक है, उसका जो मध्यकाल है, मध्यकाल मतलब जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल से हम जानते हैं। तो जो बीच का हमारा जो मध्यकाल है ना वो 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को हम भक्तिकाल कहते हैं और वही उत्तर मध्यकाल को हम रीतिकाल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सिद्ध साहित्य को परिभाषित करते हुए इसकी प्रवृत्तियां स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये जो सिद्ध साहित्य है वो आदिकाल के अंदर देखने को मिलता है हमें, ठीक है। आदिकाल के अंदर अलग अलग तरह का साहित्य हमें देखने को मिलता है। जैन साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, ठीक है। तो इस तरह का अलग अलग साहित्य हमें आदिकाल के अंदर देखने को मिलता है। तो इसी तरह उसके अंदर एक सिद्ध साहित्य भी है, ठीक है। तो आपको सिद्ध साहित्य को परिभाषित करना है कि सिद्ध साहित्य क्या है, ठीक है। और साथ ही में इसकी प्रवृत्तियां भी बतानी है कि इस साहित्य की प्रवृत्तियां क्या थी, यानी कि इस साहित्य की विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, ठीक है, कि सिद्ध साहित्य क्या था और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। तो पहली प्रवृत्ति है साहित्य में प्रणय के प्रसंग, ठीक है। ये आप देख लेना, पढ़ लेना इसको। दूसरी विशेषता है रूढ़िवादी मानसिकता का खंडन। तीसरी विशेषता है सिद्धों का विद्रोह और हिंदी भाषा का विकास। चौथी विशेषता है सिद्धों के साहित्य में अभिव्यंजना। आप इसे भी पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो खत्म होता है, ठीक है। और आप इसको ना खुद से पढ़ लेना। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है भक्ति आंदोलन में प्रमुख संत कवियों का सामान्य परिचय दीजिए, ठीक है। तो हमारे जो पहले संत कवि हैं वो हैं नामदेव, ठीक है। आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं, इनके बारे में ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा परिचय दिया गया है। दूसरे कवि हैं कबीरदास, ठीक है। कबीरदास का नाम तो आपने सुना ही होगा। तीसरे कवि हैं रैदास।
इसके बाद चौथे कवि हैं गुरु नानक देव। इनका नाम भी आपने सुना होगा, रैदास का नाम भी आपने सुना होगा। और आपके पास जो बुक है BHDC 132 मध्यकालीन कविता का, ठीक है, उसके अंदर भी रैदास कबीरदास के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अगर आपने बुक पढ़ी है तो। इसके बाद हमारे जो अगले कवि हैं वो हैं संत दादू दयाल। आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। संत दादू दयाल के बाद है संत सुंदरदास, ठीक है, आप इनके बारे में भी पढ़ लेना। इसके बाद हमारे अंतिम कवि हैं संत मलूक दास, ठीक है। ये हमारे कुछ संत कवियों का परिचय है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति काव्य की वस्तुगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये इसका आंसर है, आप इसे पढ़ लेना खुद से, ठीक है। यहाँ पर जो इसका आंसर है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राम भक्ति काव्य धारा के दार्शनिक सिद्धांत पर एक नोट तैयार कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये छोटा सा ही आंसर है इसका, ठीक है, क्योंकि हमें एक छोटा सा नोट तैयार करना था बस। तो ये इसका आंसर है, आप इसे पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है। इसके बाद अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है रीतिकाल का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। जो रीतिकाल है आपको उसका अर्थ बताना है क्या है। अगर हम बात करते हैं ना रीतिकाल के अर्थ की, तो हमें ना इसके अंदर ना अलग अलग अर्थ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो आप इसको पढ़ लेना खुद से कि रीतिकाल का अर्थ क्या है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है रीतिकालीन कवियों की भाषागत शिल्प की समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आप इसे पढ़ लेना खुद से पूरा। और यहाँ पर जो इसका आंसर है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रेमचंद पूर्व अर्थात आरंभिक हिंदी कहानी का परिचय दीजिए, ठीक है। तो इसको भी आप देख लेना, पढ़ लेना कि जो हिंदी कहानी है उसका आरंभ कैसे हुआ, कब हुआ, पहली कहानी कौन सी थी हमारी, ठीक है। ये इसका आंसर है जो यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो आप इसको देख लेना, पढ़ लेना कि प्रेमचंद के बाद किस तरह की कहानियाँ हमें देखने को मिलती हैं, हिंदी कहानियाँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो इसका आंसर ख़त्म होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास के विकास क्रम का स्वरूप तैयार कीजिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, आप इसे पढ़ लेना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जनवादी नाटक के प्रारंभ और विकास पर लेख लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप देख लेना,
पढ़ लेना इसको आराम से, ठीक। और इसका आंसर जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अन्य गद्य विधाओं का विकास किन किन आधार पर होता गया, विवेचना कीजिए। ठीक है, देखो आपको पता होगा जो साहित्य है वो दो तरह की विधाओं में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एक गद्य और एक पद्य विधा। ठीक है, जो पद्य होता है उसके अंदर हम दोहे, कविताएं ये देखते हैं। ठीक है, काव्य देखते हैं। और वहीं अगर हम बात करें गद्य की, गद्य विधाओं की, तो गद्य विधाएं भी ना कई सारी हैं, सिर्फ कहानी उपन्यास ही नहीं, और भी काफ़ी सारी विधाएं हैं जो गद्य के अंदर आती हैं, जैसे कि रेखा चित्र है, संस्मरण है, जीवनी है, आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज है, साक्षात्कार है, डायरी, अन्य और भी विधाएं हैं गद्य की जो हम देखते हैं। ठीक है, तो आपको इन्हीं गद्य विधाओं का विकास बताना है कि इन गद्य विधाओं का विकास किस तरह से हुआ। ठीक है, वो बताना है। जैसे कि सबसे पहले बात की गई है रेखा चित्र की। ठीक है, कि रेखा चित्र जो है उसका किस तरह से विकास हुआ, प्रारंभ कैसे हुआ। ठीक है, तो वो आप देख लेना। इसके बाद दूसरी विधा है संस्मरण साहित्य। ठीक है, संस्मरण भी एक गद्य विधा है। इसके बाद अगली विधा है जीवनी। ठीक है, इसके बाद अगली विधा है आत्मकथा। ठीक है, जिसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं इंग्लिश में। इसके बाद अगली विधा है यात्रा वृत्तांत। ठीक है, इसके बाद हमारी जो अगली विधा है वो है रिपोर्टाज। इसके बाद है साक्षात्कार। अगली विधा है डायरी। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये इसका आंसर खत्म होता है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है रीतिकालीन रीति मुक्त काव्य में प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। तो ये इसका आंसर है, आप इसे देख लेना। ठीक है, तो हमारे जो पहले कवि हैं वो है घनानंद। ठीक है, उनके बारे में भी आप पढ़ लेना। इसके बाद हमारे जो अगले कवि हैं वो है ठाकुर। ठीक, तीसरे कवि हैं बोधा। ठीक है, ये तीन कवि हैं रीतिमुक्त काव्य के प्रमुख कवि जो हैं। ठीक है, घनानंद, ठाकुर और बोधा, इन तीनों को आप अच्छे से पढ़ लेना, इन तीनों के बारे में। ठीक है, अगर एग्जाम में आते हैं तो ताकि आप इनके बारे में लिख पाएँ कि ये किस तरह का काव्य लिखते थे। ठीक है, ये इनके काव्य की विशेषताएं क्या थी। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है तुलसीदास तथा परवर्ती भक्त कवियों के राम काव्य परंपरा पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, इसको भी आप आराम से पढ़ लेना। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, आप देख लेना, खत्म हो गया है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है राम काव्य में लोक मंगल की भावना का निरूपण कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक है, आप इस आंसर को भी पढ़ लेना, खुद से देख लेना। यहाँ पर इसका आंसर जो है वो खत्म होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सगुण भक्ति धारा में भ्रमर गीत तथा कृष्ण लीला पर एक निबंध लिखिए।
ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको भी खुद से पढ़ लेना, देख लेना आराम से, ठीक। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल का अर्थ स्पष्ट करते हुए भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके अंदर आपको भक्ति काल का अर्थ बताना है कि भक्ति काल का अर्थ क्या है, ठीक है। और साथ ही में जो भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था, भक्ति आंदोलन होने के क्या क्या कारण थे उनके बारे में बताना है आपको, ठीक है। तो आप इसको भी पढ़ लेना, ठीक। और यहाँ पर हमारा जो इसका आंसर है वो ख़त्म होता है। तो यहाँ पर हमने इस कोड के सारे क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं, ठीक है। और आपको इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, और अगर आप इसे पढ़ना चाहेंगे खुद से तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि जो आने वाली वीडियो है उसे आप मिस ना करें और उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।